दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य रजनीश यानी ओशो के बारे में। अपने लाखों प्रशंसकों, समर्थकों और अनुयायियों के लिए वो सिर्फ ओशो थे। भारत और फिर बाद में पूरी दुनिया में वो आचार्य रजनीश या भगवान श्री रजनीश के नाम से जाने गए। ओशो का अर्थ होता है वो शख्स जिसने स्वयं को सागर में विलीन कर लिया हो। सुदूर पूर्व में इस शब्द का प्रयोग सौभाग्यशाली लोगों के लिए किया जाता था जिन पर आसमान से पुष्प वर्षा होती हो। ओशो को पूरी दुनिया एक रहस्यमय व्यक्ति, दार्शनिक और लकीर से हटकर चलने वाले शख्स के रूप में जानती है। इसके साथ ही वो एक प्रबुद्ध लेखक भी थे। ओशो के समर्थकों की संख्या इसलिए भी इतनी बड़ी है क्योंकि ओशो कभी भी किसी परंपरा, दार्शनिक विचारधारा या किसी धर्म का हिस्सा नहीं रहे। 11 दिसंबर 1931 को मध्य भारत में गदरवारा में जन्मे ओशो का वास्तविक नाम चंद्रमोहन जैन था। 1941 की बात है। 10 साल के चंद्रमोहन जैन स्टेशन पर खड़े थे। वो महात्मा गांधी का इंतज़ार कर रहे थे। गांधी जी ट्रेन से कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले थे। ओशो को उनकी दादी ने 3 रुपए दिए थे, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम थी। गांधी जी तीसरे दर्जे के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव भी थे। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 13 घंटे की देरी से पहुंची। गांधी जी के दर्शन के लिए आए उनके कई समर्थक वापस लौट गए थे, लेकिन ओशो वहीं पर खड़े थे। जब गांधी जी स्टेशन पहुंचे तो स्टेशन मास्टर ने स्वयं ही चंद्रमोहन को गांधी जी से मिलवाया और उन्होंने उनकी तारीफ की। गांधी जी मुस्कुराए और चंद्रमोहन से पूछा कि तुम्हारी जेब में क्या है। उन्होंने उत्तर दिया 3 रुपए। गांधी जी ने कहा इन्हें दान कर दो। चंद्रमोहन ने कहा हिम्मत हो तो ले लो। गांधी जी उन दिनों दान जमा कर रहे थे और दान जमा करने के लिए वो अपने साथ में एक पेटी लेकर चलते थे। चंद्रमोहन ने गांधी जी से पूछा मैं ये रुपए दान क्यों करूं? गांधी जी ने कहा रुपए तुम गरीबों के लिए दान कर दो। चंद्रमोहन ने 3 रुपए बस्ते में डाले और बक्से को लेकर जाने लगे। गांधी जी ने उनसे कहा ये क्या कर रहे हो? चंद्रमोहन ने कहा ये पैसा गरीबों को दान देने के लिए ले जा रहा हूँ। मेरे गांव में बहुत से गरीब हैं। आप इस बक्से की चाबी मुझे दे दीजिए। कस्तूरबा गांधी हंसने लगी और कहा अच्छा है, तुम ये बक्सा अपने साथ ले जाओ। कस्तूरबा की बात सुनकर चंद्रमोहन ने बक्सा वहीं छोड़ दिया और स्टेशन से भाग गए। 1951 में जब बीए पास करने के बाद ओशो ने जबलपुर के हितकारडी कॉलेज में दाखिला लिया तो दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर से उनकी अनबन हो गई। ओशो लेक्चर के दौरान इतने सवाल पूछते थे कि प्रोफेसर जवाब देते देते तंग हो जाते थे। इसीलिए वो कभी समय पर अपना कोई कोर्स पूरा नहीं कर पाते थे। ओशो की जीवनी लिखने वाले वसंत जोशी लिखते हैं आखिरकार जब प्रोफेसर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने प्रधानाचार्य को अल्टीमेटम दे दिया कि कॉलेज में या तो वो रहेंगे या फिर ओशो। प्रधानाचार्य ने ओशो को दफ्तर बुलाकर कॉलेज छोड़ देने को कहा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि इस प्रकरण में ओशो की कोई गलती नहीं थी, लेकिन प्रधानाचार्य ये नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर उनके कॉलेज के सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें। ओशो ने इस शर्त पर कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया कि प्रधानाचार्य उनका दाखिला किसी अन्य कॉलेज में करवा देंगे। ओशो तब तक इतने चर्चित हो चुके थे कि शुरुआत में किसी भी कॉलेज ने उनको दाखिला देने से इनकार कर दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से डीएन जैन कॉलेज में उनका दाखिला हुआ।
ओशो ने अपनी करियर की शुरुआत सन 1957 में रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बनकर की। सन 1960 में वो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। इसी दौरान एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने स्वयं को स्थापित करने का प्रयास किया। वो पूरे भारत का दौरा करने में लग जाते हैं और राजनीति, शिक्षा, जीवन, धर्म और अन्य मुद्दों पर विवादास्पद व्याख्यान देने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रोफेसर पद से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से गुरु बन गए। सन 1969 में उन्होंने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। ओशो ने सदियों से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं और कर्मकांडों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। ओशो मानते थे कि धर्म कुरीतियों में घुलकर अपनी जीवन शक्ति खो चुका है। प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह ओशो के बारे में लिखते हैं कि ओशो भारत में पैदा हुए सबसे मौलिक विचारकों में से एक थे। इसके अलावा वो सबसे अधिक विचारशील, वैज्ञानिक सोच और नए विचारों वाले शख्स थे। अमेरिकी लेखक टॉस रॉबिन्स का मानना था कि ओशो की किताबें पढ़कर ऐसा लगता है कि वो 20वीं शताब्दी के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु थे। कई वर्षों तक ओशो की सचिव रही माँ आनंदशीला बेहद कम उम्र में उनके संपर्क में आ गई थी। ओशो अपने प्रत्येक महिला अनुयायी को माँ का नाम दिया करते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक महिला मातृत्व का प्रतीक है। माँ आनंदशीला अपनी आत्मकथा डोंट किल हिम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ विद भगवान रजनीश में लिखती हैं कि आमतौर पर भगवान पहले से तय समय के बगैर लोगों से नहीं मिलते थे, लेकिन हम बिना उनसे अपॉइंटमेंट लिए ही उनसे मिलने गए थे। जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो वो कमरे के एक किनारे पर सोफे पर पालथी मारे बैठे हुए थे। उन्होंने सफ़ेद रंग का गाउन पहन रखा था। जब मैं कमरे में प्रवेश हुई तो उन्होंने मुस्कुराया और अपने गले से लगा लिया। ओशो अपने हर शिष्यों को लकड़ी की बनी एक माला देते थे जिसमें ओशो की तस्वीर दोनों ओर लगी होती थी। ओशो अपना भाषण हिंदी और अंग्रेजी में देते थे। अनुयायियों को ये आदेश था कि भाषण के समय वे अपनी आंखें बंद रखें। बिन मकॉर्मिक अपनी किताब द रजनीश क्राउन्स में लिखते हैं कि ओशो के विचार इतने विवादास्पद हुआ करते थे कि कई बार भारतीय संसद में उन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में चर्चा हुई थी। ओशो से मिलने से पहले उनसे मिलने वालों को डायनेमिक मेडिटेशन कराया जाता था। इसके बाद ही वो ओशो से मिल पाते थे। शुरू में ओशो रोज़ सुबह 6 बजे चौपाटी के समुद्र तट पर प्रवचन दिया करते थे। रात में वो किसी हॉल या अपने घर पर ही भाषण देते थे। मुंबई की तेज़ बारिश के कारण उनकी एलर्जी और अस्थमा और अधिक बढ़ने लगा। इसलिए काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि वो पुणे में अपना आश्रम बनाएंगे। उन्होंने पुणे के कोरे गांव में अपना आश्रम बनाया। माँ आनंदशीला लिखती हैं कि पुणे पहुंचने के बाद ओशो ने अपने आप को लोगों से अलग थलग करना शुरू कर दिया। उनके यहाँ विदेशियों को अधिक तरजीह मिलने लगी और उन्होंने अधिकतर भारतीयों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। पुणे में करीब 5000 लोग रोज़ उन्हें सुनने आया करते थे। ओशो के शिष्य रहे टिम गेस्ट अपनी पुस्तक लाइफ इन ऑरेंज में ओशो की कई शिक्षाओं का वर्णन करते हैं। ओशो की एलर्जी, मधुमेह, अस्थमा जब ज़्यादा बढ़ने लगा तो उन्होंने आश्रम से निकलना बंद कर दिया। उनकी आंखें कमज़ोर होने लगी और किताबें पढ़ने के बाद उनके सिर में दर्द रहने लगता था। इसीलिए अंततः पुणे से भी ओशो का दिल पूरी तरह भर गया।
उन्होंने अमेरिका में ऑरेगन में एक आश्रम बनाने की योजना बनाई, जिसमें उनके हजारों शिष्य एक साथ रह सके। 31 मई 1931 को ओशो मुंबई से अपने 2500 शिष्यों के साथ अमेरिका जाते हैं। अमेरिका उनका सपना था। इनमें उस समय के मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी शामिल थे। इसी बीच ओशो ने 93 रॉल्स रॉयस कारें खरीदी, लेकिन यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। उनका अमेरिकी आश्रम का सपना ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। उन पर प्रवासी नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया और उन्हें 17 दिन अमेरिकी जेल में भी रहना पड़ा। अंततः 48 लाख रुपए जुर्माना देकर उन्हें जेल से छूट मिली। उसके बाद वो अमेरिका छोड़ने के लिए राजी हो गए। इसके बाद ओशो इतने विवादास्पद हो चुके थे कि कई देशों ने अपने यहाँ उनके आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया था। आखिरकार वो अपने देश भारत जाने के लिए मजबूर हो गए। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने मात्र 58 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पुणे के उनके निवास स्थान पर उनकी समाधि बनाई गई, जिस पर लिखा गया, ओशो ने ना कभी जन्म लिया और ना ही उनकी कभी मृत्यु हुई। उन्होंने 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस धरती की यात्रा की।